So hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Judiciary Simplified। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द स्केड्यूल कास्ट एंड द स्केड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। तो गाइज ये जो एक्ट है ये क्या है? ये एक्ट एक स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर को गवर्न करता है। अब ये एक्ट हमें क्यों पढ़ना है? देखिए, एक तो ये माइनर लॉ है हमारा, ठीक है, और दूसरा ये आ रहा है आपका जो आरपीएससी एपीयू का एग्जामिनेशन है जो कि 2026 2 सितंबर को कंडक्ट होने वाला है, उसमें आएगा ये। और इसका जो सिलेबस रहने वाला है गाइज आपका, वो रहने वाला है सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 9 तक। तो ये स्पेसिफाइड जो सेक्शंस हैं वही पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में आपके, जिसमें जो सेक्शन 1 से 2 है वो आपका डील करता है प्रिलिमिनरी से, और जो सेक्शन 3 से 9 है वो ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़ की बात करता है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं हमारे सेक्शन 1 में बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। चलिए बात करते हैं स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब एक्ट की। देखिए, ये एक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई भी एक्ट जब बनता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। बिना वजह कोई भी एक्ट नहीं बनाते हम लोग, क्योंकि कानून की आवश्यकता क्यों है? कुछ ऐसा हो रहा है हमारे सोसाइटी के अंदर जिसके लिए हमें कानून ही चाहिए उसको रेगुलेट करने के लिए। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोमिसेस किए थे हमसे। तो हमको जब हमारा संविधान मिला था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमको प्रॉमिस की गई थी कि आपको इस संविधान के द्वारा ये राइट्स एक्सरसाइज करने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो राइट्स हैं, ठीक है, 21 तक ये सारे हमारे एफआर के अंदर आते हैं, ठीक है, ये सारे हमारे एफआर के अंडर में आते हैं। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, मतलब आप किसी भी जाति धर्म लिंग के हों, आपके जो अधिकार हैं वो संविधान के कारण बराबर रहेंगे। जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है, यानी स्पेशल प्रोविज़न की बात करता है कि अगर गवर्नमेंट को लगे, स्टेट को लगे, ठीक है, स्टेट को लगे तो स्टेट चाहे तो स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। देन आर्टिकल 17 की बात करते हैं, अबॉलिशन कर रहे हैं अनटचेबिलिटी का। देखिए, छुआछूत का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो उसको अब हमको जब ख़त्म करना था तो उसके लिए हम लोगों ने आर्टिकल 17 इंट्रोड्यूस कर दिया। आर्टिकल 21 भी इसका एक रीज़न है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। देखिए, जीवन हर व्यक्ति जीता है, पर उस जीवन को अगर आप गरिमापूर्ण तरीके से जी पाते हैं तो वो आपका राइट टू लाइफ एक्चुअल में होता है। देन आता है आर्टिकल 46 जो कि प्रमोशन की बात करता है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्पेसिफिकली SC ST के लिए, ठीक है। अब हम इसका एक लॉन्ग टाइटल जो है वो पढ़ लेते हैं। लॉन्ग टाइटल क्या होता है? लॉन्ग टाइटल ये वही है जो आपका प्रीएम्बल बोल दो आप इसको, जो बताता है कि ये एक्ट बना किस लिए है ना। एन एक्ट टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट कर रहे हो आप? कमीशन कर रहे हो किसका? ऑफेंसेस का, जो कि एट्रोसिटीज़ के हैं, ठीक है। किसके अगेंस्ट में हो रहे हैं? मेंबर ऑफ SC एंड ST। एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो SC ST एक्ट है, ये जो एक्ट है आपका, ये स्पेसिफिकली SC ST व्यक्तियों के विरुद्ध, व्यक्तियों के विरुद्ध जो अपराध होगा उसके लिए यूज़ किया जाएगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि SC ST एक्ट की जब भी बात होगी, इसमें जो विक्टिम होगा ना, विक्टिम यानी जो पीड़ित पक्ष होगा, वो SC या फिर ST का होना आवश्यक है, ठीक है। विक्टिम इन दोनों के अलावा और कोई नहीं हो सकता। एंड देन जो अक्यूज्ड होता है, अक्यूज्ड भी नॉन SC ST होना चाहिए, मतलब वो OBC का हो सकता है या तो जनरल का हो सकता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कोई जातिवाद प्रमोट नहीं कर रहे, बट हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये एक्ट लगेगा किस पे। क्या एक SC ST का व्यक्ति किसी दूसरे SC ST पर ये SC ST के अंदर मुकदमा दायर कर सकता है? क्या हम बोलेंगे नहीं कर सकता भाई, क्योंकि जब ये एक स्पेसिफिक एक्ट है, स्पेसिफिक बात कर रहा है, तो आप इसके ऊपर ये वाला चीज़ नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब
हम लोग आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। ये स्ट्रक्चर है एक्ट का। देखिए स्ट्रक्चर इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं उस एक्ट में। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी रामायण की बात नहीं है। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी दे रखा है जो कि सेक्शन 1 और 2 कवर करता है। चैप्टर 2 ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़ की बात करता है, यानी सेक्शन 3 to 9, और ये ही हमारे प्री के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो अभी हमको इस पर ही फोकस रह के पढ़ना है। तो ये तो चीज़ समझ में आ गया। तो क्या सिर्फ ये प्रिवेंट ही करता है? नहीं भाई, हमने बोला इसने स्पेशल कोड भी इस्टेब्लिश किए हैं, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड, जिनसे कि इन ऑफेंसेस का ट्रायल हो सके, उनका भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। साथ ही साथ में रिलीफ और रिहेबिलिटेशन मिला है किनको? विक्टिम्स को, ऐसे ऑफेंसेस के लिए। ऐसे ऑफेंसेस मतलब कैसे ऑफेंसेस? जो ऑफेंसेस SC ST के विरुद्ध होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि PYQ अगर यहाँ पर आएगा तो क्या पूछेगा भाई? ऑब्जेक्ट पूछेगा, ये एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 के अंदर दे रखा है शॉर्ट टाइटल हमारा। ठीक है, शॉर्ट टाइटल दे रखा है। इसने क्या बोला कि SC ST एक्ट बोला जाएगा इसको, यानी स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बोला जाएगा इसको। ठीक है, तो इसमें तो कुछ पढ़ने वाली बात है ही नहीं। अगर आपको एक्ट का नाम याद है तो आपको उसका शॉर्ट टाइटल भी याद है। शॉर्ट टाइटल क्या होता है? देखिए शॉर्ट टाइटल होता है उस एक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब आपका भी कुछ नाम होगा, सोनू, मोनू, है ना। अगर आपका कुछ नाम है तो आपको उस नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वैसे ही कोई भी एक्ट जब बनता है तो उसका कोई ना कोई नाम रखा जाता है, जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सके, हमें पता चल सके कि अच्छा किस एक्ट की बात हो रही है ना। अरे वो वाला एक्ट, अरे ये वाला एक्ट, ऐसे तो हम लोग नहीं संबोधित कर सकते, तो उसीलिए उसका शॉर्ट टाइटल दिया जाता है। ठीक है, एक्सटेंट क्या होगा? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2019 से पहले क्या हुआ करता था कि हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल 370 के अंडर में बहुत सारे लॉज अप्लाई नहीं होते थे। बट आफ्टर जो 2019 का अमेंडमेंट हुआ था, है ना, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नंबर आई थिंक 34 ऑफ 2019 है। उसके बाद में क्या हो गया था, ये पूरे इंडिया पर अप्लाई होने लग गया था। ठीक है, देन कमेंसमेंट की बात आती है। देखिए कमेंसमेंट आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया है। यहाँ पर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में बाय नोटिफिकेशन ये चीज़ बताया था कि भाई ये वाला जो एक्ट है ये इस डेट से कमेंसमेंट में आएगा। तो देखिए कौन सी नोटिफिकेशन की डेट क्या है। देखिए कोई भी नोटिफिकेशन है वो किसी ना किसी डेट को तो आया होगा, तो वो डेट थी 29 जनवरी 1990। देखिए एक्ट भले 1989 का हो, पर इसका जो प्रक्रिया है ना, वो कहाँ से शुरू हो रही है? 1990 से शुरू हो रही है अप्लाई होने की। तो 29 जनवरी को तो क्या हुआ, इसका नोटिफिकेशन आया, फिर एक दिन बाद यानी 30 जनवरी 1990 को ये अप्लाई हो गया। तो आप बोलोगे कि नोटिफिकेशन की डेट क्यों याद करनी है? देखिए एग्ज़ाम टफ बनाने के लिए कोई भी चीज़ की जा सकती है ना। अब ऐसे तो हर किसी को ये चीज़ें याद हो जाएगी, तो अब एग्ज़ाम टफ बनेगा कैसे? इन्हीं चीज़ों से बनेगा। फिर आती है 11 सितंबर 1989। ये क्या डेट है? ये वो डेट है जिस दिन प्रेसिडेंट ने इसे असेंट दी थी। तो आपको एक चीज़ पता होगी आई थिंक कि जो भी एक्ट बनता है वो डायरेक्ट एक्ट नहीं बनता। पहले उसका जो बिल प्रपोज होता है ना, ड्राफ्ट बनता है, फिर उसका बिल प्रपोज होता है कहाँ पर भाई? पार्लियामेंट में, जिसको हम लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं। फिर वहाँ से उसको जब मेजॉरिटी से पास किया जाता है, जो भी उसकी मेजॉरिटी बन रही होती है उससे पास किया जाता है, उसके बाद में वो असेंट के लिए जाता है ना। असेंट जब मिल जाती है उसके बाद में कहीं जाकर वो एक्ट बनता है और वो इन्फोर्समेंट में आता है। तो ये चीज़ आपको आ गई समझ में। अब इसके मेजर अमेंडमेंट्स कुछ बता देती हूँ मैं आपको। मेजर अमेंडमेंट्स देखिए, एक तो 2015 का आया था SC ST एक्ट में, एक 2018 के अंदर आया था, एक 2019 के अंदर आया था। ठीक है, तो 2019 वाला तो मैंने अभी आपको बता दिया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाली चीज़ है। 2018 में जो सेक्शन 18A है वो अप्लाई हुआ था,
एंड देन 2015 का जो अमेंडमेंट था जो कि एप्लीकेबल 2016 से हुआ था, उसके अंदर कुछ और चीज़ें जो हैं वो चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी। वो आपको सेक्शन जब आएगा तब पता चल जाएगी। तो ये कुछ डेट्स हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कैसा लॉ है, स्पेशल लॉ है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब चलिए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं डेफिनेशंस। देखिए, डेफिनेशंस को मैंने 2 पेजेस के अंदर, या आप बोल दीजिए 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ताकि थोड़ा सा याद करने में ईजी हो जाए हमको, ठीक है। तो देखिए, जो एट्रोसिटी की डेफिनेशन है वो कहाँ पर दे रखी है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर दे रखी है। मीनिंग क्या होता है इसका, कोई भी ऑफेंस जो कि पनिशेबल है किसके अंडर में, अंडर सेक्शन 3। बहुत सिंपल सी बात है, कोई वो बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है कि जो हमें याद नहीं हो सकती। देन आता है कोड। कोड में देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बुक शो कर रखी है CRPC की। मतलब कोड का मतलब क्या है, CRPC है भाई, कौन सी है, 1973 वाली। पर क्योंकि अब हमें पता है ये तो रिपील हो गया, अब ये रिपील हो गया, तो अब अगर कोई मुकदमा दायर होता है तो हम कहाँ से रेफरेंस ड्रॉ करेंगे, हमने कहा BNSS आ गया ना उसकी जगह, अब उसका भाई जो BNSS है हम वहाँ से रेफरेंस ड्रॉ करेंगे। बट अगर कोई प्रीवियसली चला हुआ अलग केस है ना, मतलब कोई केस जो कि 1 जुलाई 2024 से पहले का चल रहा है, तो वहाँ पर तो आप CRPC लगा देंगे। अगर 1 जुलाई 2024 के बाद का अगर कोई केस है तो आप BNSS की प्रोविजन लगा देंगे, एज सिंपल एज दैट। अब आता है डिपेंडेंट का डेफिनेशन, ठीक है। डिपेंडेंट का डेफिनेशन देखिए, डिपेंडेंट क्या होता है क्या नहीं होता है। अब डिपेंडेंट वही व्यक्ति हो गए जो निर्भर है किसी पर, ठीक है। इंक्लूड क्या क्या कर दिया भाई हमने डिपेंडेंट में, डिपेंडेंट में हमने इंक्लूड कर दिया स्पाउस। स्पाउस स्पाउस क्या होता है, जो हस्बैंड या वाइफ होता है उसको स्पाउस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फिर आता है हमारा चिल्ड्रन, फिर आते हैं हमारे पेरेंट्स, देन ब्रदर एंड सिस्टर। ये जो ब्रदर एंड सिस्टर वाली चीज़ है इसको आप अपने माइंड में रखेंगे। देखिए, जनरली क्या होता है कि जब भी डिपेंडेंट की बात होती है, स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स तक उसको लिमिट कर दिया जाता है। ब्रदर और सिस्टर जनरली कवर नहीं होते हैं, बट यहाँ पर हो रहे हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली हो गई, ठीक है। मस्ट बी होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द विक्टिम, ठीक है। या तो वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है विक्टिम पे, या फिर मेनली डिपेंडेंट है, ठीक है। या तो मुख्यतः का मतलब आप ये ऐसे समझ लीजिए कि मैक्सिमम जो उनका भरण पोषण है ना वो उस विक्टिम की वजह से ही हो रहा था, और होली मतलब टोटली ही उस पर डिपेंडेंट है। इतना सा क्लियर हो गया हम लोगों को। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक बाइकॉट पे। देखिए, इकोनॉमिक बाइकॉट होता क्या है पहले वो समझिए। इकोनॉमी मतलब कोई भी उसका जो हम कह सकते हैं अर्थ संबंधी चीज़ें। अर्थ का मतलब क्या हो गया, जो भी उसके कमाने का जरिया है, जीविका का जरिया है, ठीक है, उस चीज़ से उसको बॉयकॉट कर देना। जैसे कि रिफ्यूज़ल करना कि हम डील नहीं करेंगे ऐसे व्यक्ति के साथ में जो कि SC ST को बिलोंग करता है, ठीक है। उसको वर्क फॉर हायर मतलब आप उसको हायर नहीं करोगे किसी काम के लिए, उसके साथ में किसी प्रकार का बिजनेस नहीं करोगे, उसको किसी प्रकार की आप सर्विसेज नहीं दोगे, ना ही उसको कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करोगे, ना ही मेंटेन करोगे किसी भी प्रकार का प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशन ऐसे व्यक्ति के साथ में जो कि SC ST है और जिस पर इकोनॉमिक बॉयकॉट लगाया गया है। तो ये चीज़ हमको आ गई समझ में। तो अब इसको हम लोगों को अगर अच्छे से समझना है तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं इसके, अगर हम ये ध्यान में रखते हैं कीवर्ड्स जैसे कि वर्क, ट्रेड, सर्विस और बिजनेस, तो हमको ये चीज़ याद रहेगी। अब हम आ जाते हैं एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड पर। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब स्पेशली, स्पेसिफिकली उसी एक चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये कोड कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है, सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 के अंदर हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, ये इसका कनेक्शन है वो याद रखिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। आप कहोगे सेक्शन 14 तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में, बट यहाँ पर है तो उसका रेफरेंस दिया हुआ है, तो आपको इतना तो पूछ ही सकते हैं। फिर आता है फॉरेस्ट राइट। फॉरेस्ट राइट कौन से हैं, वही राइट्स जो कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंदर डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। तो हमको अगर इसका रेफरेंस ड्रॉ करना है कहाँ से करेंगे, इस एक्ट से करेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब एक्ट का नाम अच्छे से याद हो नहीं हो, पर देखिए अगर आपको अगर एक बेसिक चीज़ भी याद हो जाए ना कहाँ पर दे रखी है, ठीक है, जैसे आपने 2006 याद कर लिया या फॉरेस्ट राइट एक्ट ये याद कर लिया, तो आप ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर ही पाओगे, है ना।
अब फॉरेस्ट राइट्स आप ऐसा नहीं है कि मतलब सपोज करो वहाँ पे इन्वायरमेंटल एक्ट दे दिया तो आप वहाँ से कंफ्यूज ना हो, उसके लिए है ये, ठीक है। अब मैनुअल स्कैवेंजर क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है वो स्वयं से कूड़ा कचरा साफ कर रहा है, ठीक है, एक सफाई कर्मी मान लीजिए। अब मैनुअल मतलब स्वयं से करना, सेल्फ कर रहा है वो ये चीज़, ठीक है, सेल्फ कर रहा है वो चीज़। तो इसका मीनिंग आप कहाँ से लोगे, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड द रीएब्लिशन एक्ट 2013 से लोगे। क्या करना है इसको नाम को याद कर लेना है हमको, ठीक है, इस नाम को हमको याद कर लेना है। अब आती है पब्लिक सर्वेंट की बारी। देखिए पब्लिक सर्वेंट ऐसी डेफिनेशन है जो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी, तो इस डेफिनेशन को आई एम नॉट श्योर आपने कहाँ पढ़ा है कहाँ नहीं, बट सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 ऑफ BNS में तो आपने रिसेंटली इसको पढ़ा ही है, ठीक है। अब इसके साथ में आप IPC का सेक्शन 21 रेफ़र कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या माना है इसने, देखिए इंक्लूड्स लिखा हुआ है इस डेफिनेशन में, यानी कैसी डेफिनेशन है, नॉन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, मतलब ये डेफिनेशन अपने आप में पूर्ण नहीं है। पूर्ण मतलब आप सिर्फ इस एक्ट से पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मतलब आपको दूसरे जो रेफरेंसेस हैं उनको रेफ़र करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना IPC ऑफ सेक्शन 21, और अभी हम लोग उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन देख लेंगे, वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 ऑफ BNS। इसका मतलब क्या होता है, एनी पर्सन डीम्ड पब्लिक सर्वेंट अंडर एनी लॉ, मतलब किसी लॉ के अंदर किसी व्यक्ति को अगर आपने पब्लिक सर्वेंट मान लिया है तो वो पर्सन एक्टिंग इन द ऑफिशियल कैपेसिटी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। अब आप कहोगे यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ऑफिशियल क्यों नहीं होगा। देखिए एक्ट जब पूरे देश पर लागू हो रहा है तो पूरे देश में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना, हमारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, जहाँ पर अपोजिशन की भी हो सकती है और जो रूलिंग पार्टी है उसकी भी गवर्नमेंट हो सकती है। तो उस केस के अंदर हम लोगों ने बोला है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का भी यानी राज्य सरकार का भी कोई व्यक्ति है तो उसको भी हम लोग फॉर दिस सेक्शन, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, उसको हम लोग मान रहे हैं पब्लिक सर्वेंट। क्लियर। अब आता है डेफिनेशन का पार्ट 2। डेफिनेशन पार्ट 2 ये चीज़ बोलता है कि SC ST किसको बोलोगे भैया आप, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति आप किसको बोलोगे, तो हम बोलते हैं कि इसका मीनिंग है ना हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर दे रखा है, हम कहेंगे जो आर्टिकल 366 है ना उसका जो क्लॉज 24 है आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको स्केड्यूल्ड कास्ट डिफाइन कर रखा है। स्केड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन देखनी है तो आप आर्टिकल 366 क्लॉज 25 के अंदर जाइए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट लिंक है, ये चीज़ रटने वाली है, ठीक है, तो ये मेमोराइज वाली है, आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं ये आर्टिकल्स क्या है हमको तो मेमोरी में नहीं आ रहे, तो आप जाके गूगल पे सर्च कीजिए और ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, है ना। अब आता है स्पेशल कोड किसको बोलेंगे, वही कोड जो कि सेक्शन 14 में दे रखा है। क्या जो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड है वो भी सेक्शन 14 में ही दे रखा था क्या, हमने कहा हाँ वहीं पर दे रखा था। तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो इसका फ़र्क हम लोग थोड़ा सा आगे समझेंगे। एक बार आप ये याद रखिए कि कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है, जो कि सेक्शन 14 के अंदर गिवन है, ठीक है। अब आता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए मैं क्लॉज नेम शायद बीच में नहीं बोल पा रही होंगी, स्किप हो रहा होगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो आप ये चीज़ अंडरस्टूड है कि वहाँ पर लिखी हुई है तो आप उससे रेफरेंस ड्रॉ कर लें, है ना। अब जो सेक्शन 15 के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आप बता रखे हैं ना वही स्पेशल पीपी है। तो अगर स्पेशल पीपी कौन होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, तो वो जानना है तो आप सेक्शन 15 का रेफरेंस ले लीजिए। अब आता है हमारे पास में स्केड्यूल, ठीक है। स्केड्यूल का मतलब क्या है, जो स्केड्यूल अपेंडेंट है इस एक्ट के अंदर, ठीक है। कहाँ अपेंडेंट है, इस एक्ट के अंदर। यानी अगर आपने सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क्लॉज भी एक अगर कभी पढ़ रखा होगा SC ST एक्ट का, तो आपको पता होगा कि स्केड्यूल का मतलब हमको कहाँ से लेना है। अब देखिए स्केड्यूल आपके CRPC में भी दिए हुए थे, आपके BNSS में भी दिए हुए थे, पर क्या हर स्केड्यूल एक जैसा होता है क्या, हमने कहा नहीं। जब आप बात SC ST की कर रहे हो ना, SC ST एक्ट की कर रहे हो,
तो आपको इसी एक्ट का स्केड्यूल जाके रेफर करना है, ठीक है। अब आता है सोशल बॉयकॉट। सोशल बॉयकॉट क्या होता है? रिफ्यूजल, सॉरी, किसका रिफ्यूज़ल कर रहे हैं भाई? हम रिफ्यूज़ल कर रहे हैं कस्टमरी सर्विसेज का, सोशल रिलेशंस का, सोशल आइसोलेशन का, ठीक है। और इकोनॉमिक बाइकआउट में हम लोग क्या कर रहे थे? बिजनेस रिलेटेड चीज़ों का कर रहे थे, वर्क ट्रेड इन चीज़ों का कर रहे थे। सोशल बॉयकॉट में जो सामाजिक रिश्ते होते हैं उस व्यक्ति के, वो आप बॉयकॉट कर देते हो। मतलब वो होता है ना कि भाई नाथ बारे कर दिया कि भाई इसको बुलाएंगे नहीं, इसकी फैमिली को नहीं बुलाएंगे, है ना, इस व्यक्ति को नहीं बुलाना अपने को, जस्ट बिकॉज कि ये कोई पर्टिकुलर कास्ट या सेक्टर से बिलोंग करता है तो हमको नहीं बुलाना उसको। तो उस तरह की चीज़ों को सोशल बॉयकॉट बोलते हैं ना। विक्टिम, विक्टिम की डेफिनेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको कोई चीज़ पढ़नी हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि भाई केस अगर किसी व्यक्ति को पीड़ित बताना है तो वो व्यक्ति पीड़ित होगा कैसे? वो व्यक्ति पीड़ित होगा आपका अगर वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। A person belonging to SC/ST who suffers physical harm, mental harm, psychological harm, emotional harm, monetary harm या damage to the property। इंक्लूड कौन कौन कर रहे हैं हम लोग? हम इंक्लूड कर रहे हैं उसके रिलेटिव्स को, लीगल गार्जियन को और लीगल हियर्स को। देखिए लीगल हियर तो क्या हो गया, जैसे उसके बच्चे हो गए हैं ना, बीवी हो गए। लीगल गार्जियन मतलब अगर उसकी शादी वगैरह नहीं हो रखी है, उसकी कोई संतति नहीं है, तो उस कंडीशन में उसके जो खुद के लीगल गार्जियंस हैं वो, और रिलेटिव्स भी हमने इंक्लूड कर दिए यहाँ पर। जनरली क्या होता है, देखिए रिलेटिव्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जनरली जो उसके पेरेंट्स हैं ना वहीं तक सीमित हो जाता है, या लीगल हियर्स तक ही सीमित हो जाती है वो चीज़। तो ये थोड़ी सी चीज़ अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। विटनेस भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जब विक्टिम पता होगा तो आप विटनेस को थोड़ा सा इजीली रिमेंबर कर पाएंगे। विक्टिम का काम क्या होता है? विक्टिम वो पर्सन है इस स्टोरी के अंदर जिसके साथ में कोई अन्याय हुआ है। विटनेस कौन है? विटनेस वो व्यक्ति है जिसको पता है कि उस व्यक्ति के साथ में अन्याय हुआ है। ये वो चीज़ हो गई। अब देखिए विटनेस क्या है? एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, ऐसा व्यक्ति जिसको पता है उस केस के फैक्ट्स क्या हैं, है ना, उसके नॉलेज में है। पोजेसिंग इंफॉर्मेशन, उसके पास में कोई इंफॉर्मेशन है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, उसको बोला जाता है कि तुमको कोई डॉक्यूमेंट है वो देना है। कहाँ दे सकता है वो कोर्ट में भी दे सकता है और पुलिस को भी दे सकता है ना। पुलिस पूछताछ वगैरह के लिए बुलाती है तो बोल देते भाई तुम्हारे पास में क्या सबूत है, बताओ ये कहाँ पर दे रखा है। फिर रिक्वायर्ड टू गिव स्टेटमेंट, वो अपना स्टेटमेंट देगा। रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कौन करती है भाई? पुलिस करती है। इंक्वायरी कौन करेंगे? मजिस्ट्रेट साहब करेंगे। और ड्यूरिंग ट्रायल यानी जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है ना उसकी बात हो रही है। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पता चला हमको, और इसमें विक्टिम को भी इंक्लूड कर दिया हमने। तो क्या विटनेस के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसने ये सब चीज़ें देखी? हमने कहा नहीं भाई, विक्टिम को भी इंक्लूड करो, उसको तो पता ही है, उसके साथ में तो आप भी थी, वो अपने आप भी थी, बेहतर तरीके से सुना पाएगा, ठीक है। अब आती है हमारी दूसरी डेफिनेशन, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। अब आती है हमारी वो डेफिनेशन कि जो शब्द हैं, कुछ शब्द होते हैं जो यहाँ पर एक्ट में तो नहीं दे रखे, है ना, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें एक्ट में नहीं दे रखे बट फिर भी उनका प्रयोग तो हुआ है। अब डेफिनेशन क्लॉज में क्या आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी? क्या हमने बोला नहीं भाई, हमने तो गिनती की 15-16 डेफिनेशन है वो पढ़ी, तो बाकी के डेफिनेशन या बाकी के शब्द जो यूज़ किए हैं उनका मीनिंग कहाँ से मिलेगा? हमने कहा आप आईपीसी में जाइए वहाँ पर मिलेगा, आप इंडियन एविडेंस एक्ट में जाइए वहाँ पर मिलेगा, आप सीआरपीसी को रेफ़र कीजिए वहाँ पर मिलेगा। और अगर अब हम बात करें, ये तो बात हो गई 1 जुलाई 2024 से पहले की, पर अभी अगर कोई क्राइम हो गया तो कहाँ से लेके आए भाई? हमने कहा बीएनएस में जाइए, आप इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह बीएसए में जाइए, आप सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस में जाइए, सिंपल। अब एक आता है कि रेफरेंस टू अदर इनेक्टमेंट्स, ठीक है, सबसेक्शन 2 की ये जो डेफिनेशन है इसको आप थोड़ा सा गौर से पढ़िए, आपको आ जाएगी समझ में, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है ये। अब इसने बोला है कि एक्ट मेक्स अ रेफरेंस टू एनी अदर enactment and that enactment is not in force in particular area
देन तो हम कहाँ पर जाएंगे, उसका जो रेफरेंस है वो आप कॉन्स्टिट्यूट करोगे कहाँ से, कॉरेस्पॉन्डिंग इनेक्टमेंट इन्फोर्स्ड इन दैट एरिया। अब देखो एक चीज़ समझो, आप मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताने की कोशिश करती हूँ। तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए हमारे पास में। देख लेते हैं ना। अब देखिए कोई एरिया है, ये मान लीजिए आप कोई एरिया है, ये कोई जगह है, ये प्लेस है कोई। अब हमने बोला यहाँ पर मान लो आप CRPC अप्लाई ही नहीं होती, यहाँ पे BNS लगता ही नहीं है भाई, यहाँ पे एविडेंस भी नहीं लगता। एविडेंस इन द सेंस मतलब कुछ प्रोविज़न नहीं लगते, बट वो प्रोविज़न SC/ST एक्ट में तो दे रखे हैं। तो इन्होंने बोला जब वहाँ पर वो लॉ ही एप्लीकेबल नहीं है, आप जो बोल रहे हो वो लॉ ही एप्लीकेबल नहीं है आपका, तो आप किसको अप्लाई करोगे भाई। हमने बोला कि जो लॉ उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अप्लाई होता है, हम उसको कॉरेस्पॉन्डेंस में ले लेंगे। अब देखिए आपने अगर BNSS पढ़ा है तो BNSS में आपने एक चीज़ तो पढ़ी ही होगी कि जो चैप्टर 9 है, जो चैप्टर 11 है और जो चैप्टर 12 है, एक्सेप्ट दिस चैप्टर, है ना, एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, ये कुछ एरियाज़ में अप्लाई नहीं होते, ये कुछ एरियाज़ के अंदर अप्लाई नहीं होते। तो वहाँ पर क्या अप्लाई होता है, हमने बोला वहाँ पर कुछ और लॉज अप्लाई होते होंगे, है ना, उनके जो लोकल लॉज हैं वो अप्लाई होते होंगे, या वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ पे कुछ लॉज बना रखे होंगे। तो ये उस चीज़ की बात की गई है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कोई लॉ है वो अगर उस एरिया के अंदर अप्लाई नहीं होता है, देन हम लोग क्या करेंगे, उस एरिया में जो भी लॉ है वो अप्लाई होता है उसको हम लोग SC/ST एक्ट के रेफरेंस में देख लेंगे, है ना। सॉरी ये थोड़ा लैग कर रहा है, आई डोंट नो क्यों कर रहा है। ये चीज़ आ गई आपको समझ में। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझना देखिए ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, कि हमें पता होना चाहिए कि कोई चीज़ अप्लाई हो रही है तो क्यों हो रही है और नहीं हो रही है तो क्यों हो रही है। अगर आपको इतनी चीज़ पता होती है ना तो आपके लिए जीवन आसान हो जाएगा, आपके लिए प्रोविज़न आसान हो जाएगा। हमको ज़्यादा सिर नहीं दुखाना कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, अरे ऐसा कर दें तो वैसा कर दें। तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक प्रोविज़न दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमको समझ में आना चाहिए कि भाई वो चाह क्या रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये चीज़ देख रहे थे स्पेशल कोड और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्पेसिफाई करती है अगर कोर्ट ऑफ सेशन को कि वो स्पेशल कोर्ट होगा, वो इन मामलों से डील करेगा। तो जो भी जनरल ट्रायल है इस एक्ट के अंतर्गत वहाँ पर हो जाएगा ये काम। ये कब होता है, देखिए स्पेशल कोर्ट कब बनाए जाते हैं, जब जो केसेस हैं उस पर्टिकुलर एरिया में कम होते हैं। आप मान लो कि स्पेशल कोर्ट तो बन गया, प्रोविजन तो वही SC/ST एक्ट वाले लग रहे हैं, पर क्योंकि केसेस कम थे वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में, तो नया कोर्ट बनाने की जगह जो कोर्ट ऑफ सेशन था उसी को SC/ST के मैटर्स हम लोगों ने दे दिए। बट 14(1) के अंदर क्या होता है कि हम लोगों ने देखा कि जो SC/ST के मामले हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इतने ज़्यादा थे कि गवर्नमेंट को लगा कि हम लोगों को कन्वीनियंस के लिए, उन केसेस के जल्दी डिस्पोजल के लिए हम लोगों को एक स्पेशली डेडिकेटेड एक कोर्ट बनाना चाहिए वहाँ पर। तब वहाँ पर SC/ST न्यायालय बना दिए गए। देखिए आप कहीं जाएंगे, बड़ी सिटीज़ के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर SC/ST न्यायालय बने हुए होते हैं, है ना। तो वो किस लिए बने गए हुए हैं कि भाई उस एरिया में उनको लगता है कि इतने सफिशिएंट जो नंबर हैं केसेस के हैं कि वहाँ पर स्पेशली इसके लिए एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बनाने तो वो बना देते हैं। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, तो आप इस चीज़ को बहुत निश्चिंत होकर पढ़ें, है ना। तो अगर आपको कोई पूछ लेगा स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में क्या डिफरेंस है, हमने कहा चीज़ें सेम ही हैं, दोनों ट्राई वही मैटर को कर रहे हैं। पर यहाँ पर स्पेशल कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट ऑफ सेशन को ही स्पेशल कोर्ट बना दिया जाता है। बट
जो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड होता है, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर नए कोड्स इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं, नए कोड्स इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं। हो गया यहाँ पर ये क्लियर। अब जो नेक्स्ट आता है वो सेक्शन 3 आता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अभी के लिए हमारा जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। और अभी के लिए आप ये इतना ध्यान रखिए कि जो सेक्शन 3 है आप ये स्वयं से रीड कीजिए, आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा इस एक्ट का, है ना। और नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग सेक्शन 3 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एंड देन जो हमारा सेक्शन 4 से 9 है उसको हम लोग 1 गो में करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू लाइक द सेशन, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज़ और, आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो रटने वाली है, तो अगर आप इनको फ्रीक्वेंटली नहीं पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से निकल जाएंगी। तो आप इसको करिए, और आई होप मैंने जो आपको चीज़ें समझाई हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच।